दोस्तों नमस्कार। चैनल के इस नए वीडियो पर मैं पीसी मिश्रा आप सबों का स्वागत करता हूं। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा, इसलिए आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को पूरा देखें। आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोग के सामने जो विषय है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1917 के बीच। ठीक, हाँ। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था करजन ने और उसके खिलाफ एक आंदोलन चला था जिसको हम लोगों ने भारत का प्रथम जन आंदोलन कहा था, जिसमें छात्रों ने, महिलाओं ने जबरदस्त भूमिका निभाई थी। पढ़ा था ना? हाँ। और वो आंदोलन न केवल बंगाल का बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना है। तो बंग भंग आंदोलन के पश्चात देखिए, बंग भंग आंदोलन जो चला था उसमें शुरुआत किसने किया था, नेतृत्व किसने लिया था? उदारवादियों ने। ठीक, लेकिन शीघ्र ही नेतृत्व चला गया बंग भंग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का उग्रवादियों के हाथ में। और यही वो समय था जब उग्रवादी लोग राष्ट्रीय राजनीति में चमके। हाँ, लोगों का भी उन्हीं से जुड़ाव ज्यादा हुआ। जनता उदारवादी नेताओं की तुलना में उग्रवादी नेताओं से ज्यादा जुड़ती थी। उनकी बातें उनको अच्छी लगती थी, उनके बातों से वो प्रेरित होते थे। लेकिन स्वदेशी आंदोलन 1905 के पश्चात कि वैचारिक मतभेद होने लगा। उदारवादी और उग्रवादी दोनों विचारधाराएं खुलकर एक दूसरे के विरोध में आ गई, है ना? खुलकर ये उग्रवादी लोग स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर चलाना चाहते थे, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते थे, जबकि उदारवादी इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल में ही इसको सीमित करना चाहते थे, बंगाल में ही सीमित। दूसरा, केवल उदारवादियों ने स्वदेशी और बहिष्कार, इसी दोनों को मान्यता दी, स्वदेशी और बहिष्कार को। बाकी जो उग्रवादियों का कार्यक्रम था उसको मान्यता नहीं दी, बोला कि ना बाकी यही दोनों होगा। तो वैचारिक मतभेद बढ़ता गया। उग्रवादियों को लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष हमारा नहीं है, उग्रवादी विचारधारा का नहीं है, इसलिए उदारवादी हम लोग के बात को डिनाई कर देता है। तो इन लोगों ने दबाव बनाना शुरू किया कि कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, आपका तिलक बनेगा, उग्रवादी लोगों की तरफ से। वैचारिक मतभेद शुरू हुआ, विचार मंथन हुआ और अंत में दादा भाई नेहरू जो सबसे वयोवृद्ध कांग्रेस के उस समय के नेता थे, ग्रैंड ओल्ड मैन उनको कहा ही जाता है, तो उन्हीं को मतलब है कि बना दिया गया 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, यह रखना है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो टसल हुआ उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में, उसको इस तरह से दादा भाई नेहरू को अध्यक्ष बना के मैनेज कर लिया गया। और दादा भाई नेहरू ने 1906 में पहली बार आपका स्पष्ट रूप से स्वराज्य की मांग रखी, स्वराज की मांग रखी। ब्रिटिश सिस्टम के विधि एक अपना राज्य, स्वराज। उदारवादी और उग्रवादियों का कहा जाता है कि अंतर विरोध बढ़ता गया। और 1907 के सूरत अधिवेशन में यह मतभेद इतना बढ़ गया, किसी तिलक के कहा जाता है कि समर्थक ने आपका जूता चला दिया स्टेज पर और वो फिरोज शाह मेहता को जाके लगा। और इसीलिए फिरोज शाह मेहता वगैरह उदारवादी नेताओं ने उग्रवादी नेताओं को कांग्रेस से बहिष्कृत कर दिया, कांग्रेस से बहिष्कृत हो गया। जितने भी उग्रवादी नेता थे सबको कांग्रेस से बाहर कर दिया।
और कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व हो गया। उग्रवादी आंदोलन को थोड़ा सा झटका यहां पर तब लगा जब आपका जैसे जो मेजर जो आपके उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे जैसे बिपिन चंद्र पाल, ये सक्रिय राजनीति से इन्होंने संन्यास ले लिया। अरविंद घोष ये पौंडीचेरी जाके रहने लगे। लाला लाजपत राय ये अमेरिका चले गए। और बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। कांग्रेस ने अपना ये उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में अपना रोल प्ले किया। उसने उदारवादियों को अपीच किया, उसको संतुष्ट करने का प्रयास किया और उग्रवादियों पर एक्शन लिया। उदारवादी लोग कांग्रेस के मतलब ब्रिटिश सरकार के आपके कहा जाता है के साथ हो गए और कुछ दिनों के लिए उग्रवादी अलग थलग पड़ गए थे। और इसी समय में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रांतिकारी आंदोलन का पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था। यही वो समय है कि भारतीय आंदोलन आपका ये क्रांतिकारी रास्ते पे चलना शुरू किया, यही समय। लेकिन क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने जो कुछ भी किया वो मुख्य धारा की राजनीति नहीं न थी। हम लोग किसको मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन मानेंगे? जो कांग्रेस के तत्वावधान में हुआ, जो कांग्रेस के दिशा निर्देशन में हुआ, वही न था हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। क्रांतिकारी आतंकवादी लोग जो थे वो तो कांग्रेस के राजनीति के हिस्सा नहीं न थे, वो तो एक अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग थे। तो हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में आज इसलिए अपने फोकस में रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। 1909 में अच्छा एक और घटना हुई इस बीच में। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग नामक एक पार्टी की स्थापना हुई। आगा खां के नेतृत्व में, मोहसिन उल बुर्ग के नेतृत्व में। और ये बेसिकली अगर सही रूप में समझा जाए तो हिंदू मुस्लिम डिवाइडेड रूल का ये पॉलिसी था अंग्रेजों का। बंग भंग आंदोलन के ही समय से कर्जन की नीतियों में थोड़ा सा है ना सांप्रदायिकता की बू नजर आती थी। कर्जन ने तो पूर्वी बंगाल में जाके मुसलमानों को स्पष्ट कर दिया कि आप भी रॉयल क्लास, अरे हमसे पहले तो आप ही लोग ना शासन करते थे हिंदुस्तान पर और अब हम कर रहे हैं शासन, तो हम लोग दोनों रॉयल क्लास हैं, दोनों का इंटरेस्ट एक है। चलिए एक पार्टी बनाइए, मांग रखिए, आपकी मांग मानेंगे। मुस्लिमों के साथ जो अंग्रेजों का संबंध था पहले कभी हम लोगों ने जिक्र किया होगा कि शुरुआत में 1857 का विद्रोह में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी सामने आई, इसने अंग्रेजों को थोड़ा चिंतित कर दिया। तो शुरुआत में उन लोगों ने हिंदुओं को फेवर किया, लेकिन बाद में अंग्रेजों को लगने लगा कि ना 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 हिंदू को मेजोरिटी है, अल्पसंख्यक को फेवर करना। और उसके बाद विलियम हेंटर का किताब भी आया था इंडियन मुसलमान, हाँ उसमें अपना मतलब विलियम हेंटर ने स्पष्ट किया 1857 के विद्रोह के लिए मुस्लिम किसी रूप से जिम्मेवार नहीं है। तब मुस्लिमों के प्रति अंग्रेजों का ओपिनियन बदला और तब उनको लगा कि नहीं अल्पसंख्यक जो है हमारे डिवाइडेड रूल पॉलिसी में के सांचे में फिट बैठ सकता है, और सहयोग किया। और जो भी मांगे मानी जाती थी 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, 1909 का मोर्ले मिंटो रिफॉर्म, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई है। कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई जिसमें वोटर भी मुस्लिम होंगे और जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। ये व्यवस्था ये मोर्ले मिंटो रिफॉर्म से आया और इस तरह से ऑफिशियली मुस्लिम लीग को फेवर करना शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य धारा के आंदोलन को कमजोर करने के लिए।
सूरत विभाजन के बाद 1907 से लेकर 1915 तक, 1907 सूरत विभाजन से लेकर 1915 तक एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये क्या कह सकते हैं कि निष्क्रिय काल था, जहां कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से कोई मेजर गतिविधियां नहीं हुई। जो भी गतिविधियां हुई वो क्रांतिकारी आतंकवादियों के माध्यम से हुई। इस काल में 1912-13 में कांग्रेस में कुछ यंग लोगों ने ज्वाइन किया। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, वो सब कांग्रेस में ज्वाइन किया। ठीक, 14 में ही आपका कहा जाता है कि तिलक जेल से छूट कर आए। तिलक जब जेल से छूट कर आए तो जब वो जेल गए थे उस समय में हिंदुस्तान में हंगामा था, सक्रियता थी, राजनीतिक सक्रिय थी लोगों में भी, सरकार में भी। वो सब एकदम शांत पड़ा हुआ था, पूरा देश शांत पड़ा हुआ था। तो तिलक को लगा कि इससे शांति कैसे होगा, राष्ट्रीय आंदोलन तो चल ही रहा है ना, कांग्रेस है ना, तो बोला हाँ है। तब ये लग गया कि राष्ट्रीय आंदोलन को सक्रिय करने के लिए, ठीक, और इन्हीं का साथ दिया इस मामले में, राजनीतिक आंदोलन चलाने के मामले में एनी बेसेंट ने। और तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने मिलकर भारतवर्ष में 1916 में होम रूल आंदोलन शुरू किया। होम रूल आंदोलन, स्वशासन, होम रूल, गृह शासन। अपना घर का शासन, है ना। यह होम रूल आंदोलन आयरलैंड में सफल हुआ था और इसी को मॉडल बनाया था कि एनी बेसेंट ने जितने भी उनके ये आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी के शाखाएं थी, 200 से अधिक लगभग शाखाएं थी, और सभी शाखाओं को होम रूल शाखा में बदल दिया उन्होंने। लगभग कहा जाता है कि एनी बेसेंट के 27,000 कार्यकर्ता उनके साथ हो गए थे, आपका इस पार्टी से जुड़ गए थे। अरुण डले को इन्होंने अपना सचिव बनाया था। इधर तिलक के होम लीग 6 शाखाएं थी, लेकिन सदस्यों की संख्या, शाखाएं भले एनी बेसेंट के पास ज्यादा थी, लेकिन कार्यकर्ताओं का समर्थन जो था इनके पास ज्यादा था, और इनके कार्यकर्ताओं की संख्या लगभग 32,000 थी। और इन्होंने जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष बनाया। एनी बेसेंट अपने होम रूल लीग के अध्यक्ष स्वयं रहे, सचिव बनाया अरुण डले को, लेकिन तिलक ने जोसेफ बैप्टिस्टा को इसका अध्यक्ष बनाया। दोनों ने मिलकर पूरे भारतवर्ष में होम रूल की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया, लोगों को इससे जोड़ा, धरना, प्रदर्शन, हड़ताल वगैरह का आयोजन किया। और लोगों को 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद लोगों में जो निष्क्रियता आ गई थी ना, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई नहीं ऐसी जिसलिए लोग निष्क्रिय थे, तो 1907 के बाद आपका बंग भंग आंदोलन का दूसरा मेजर पॉलिटिकल एक्टिविटी इसको माने, होम रूल आंदोलन, जो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में चला। जब तिलक और नेतृत्व एनी बेसेंट का जब प्रभाव बढ़ने लगा, लोग बहुत ज्यादा जुड़ने लगे इससे, तब इन लोग के आने जाने पर, आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया। तिलक को दिल्ली वगैरह घुसने में प्रतिबंध लगा दिया कि नहीं, आप दिल्ली नहीं जा सकते। और अंत में आप तिलक के होम रूल आंदोलन के दबाव में आकर 1917 में एक बात, जब गिरफ्तार किया, ये एनी बेसेंट का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, आंदोलन बहुत ज्यादा सक्रिय होने लगा, बहुत सारे लोग जुड़ने लगे, तो एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर दिया सरकार ने। कांग्रेस उसके समर्थन में आ गई और 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया, पहली महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, एनी बेसेंट।
अंत में होम रूल आंदोलन का दबाव काम आया और एक मोंटेग्यू घोषणा हुई, जिसको अगस्त घोषणा भी कहते हैं, क्योंकि अगस्त महीने में हुई थी। और इसके तहत यह आश्वासन दिया गया कि अगले 10 साल में भारत में स्वशासन कैसे दिया जाए, इस पर एक कमेटी गठित होगी, एक कमीशन बनाएंगे हम लोग, और वो कमीशन जैसा रिकमेंड करेगा वैसा मतलब स्वशासन देंगे। और इसी 10 साल के बाद 17 में हुई थी, हाँ, तो 10 साल के बाद 27 हुआ। और इसी समय में आपको मालूम ही होगा कि साइमन आयोग का गठन हुआ था। साइमन आयोग का गठन हुआ था, जो आया तो उसका भारतीय लोगों ने बहिष्कार किया था। वो कहानी अलग, हम लोग सही समय पर देखेंगे। लेकिन एनी बेसेंट इस मोंटेग्यू घोषणा से संतुष्ट हो गई और धीरे धीरे आंदोलन शांत पड़ गया। इस काल के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी घटना हुई, लखनऊ अधिवेशन। इस काल में 1916 का लखनऊ अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण रहा। ये 2 मामले में महत्वपूर्ण रहा। एक, गरम दल और नरम दल के मिलन के लिए, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के एक साथ आ जाने के लिए। उन्नीस 1907 में जो सूरत अधिवेशन में गरम दल नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे, कुछ दिनों के बाद 13-14 तक इन लोग को अपने आपस में ही समझ में आने लगा था ये बात कि अच्छा नहीं हुआ, दोनों किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ। आई बात समझ गए ना? हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए? मिलना चाहिए, वापस हम लोग को आना चाहिए। परिस्थितियां भी थोड़ी सी अनुकूल बनी। नरम दल के जो बड़े बड़े नेता, जो गरम दल के एकदम विरोध में थे, जैसे फिरोज शाह मेहता को चप्पल लगी थी, इसलिए वो ज्यादा मतलब गुस्साए हुए थे आपके उग्रवादियों से। ठीक, उग्रवादी लोगों को निकालने में उनकी अहम भूमिका थी। गोखले भी उग्रवादियों के साथ काम करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं थे। लेकिन 1915 तक आते आते इन दोनों नेताओं की मृत्यु हो गई। तो एक हार्डकोर जो उदारवादी जो था वो कोई नहीं रहा, नया वाला सब था अपना उस सोच के नहीं थे, जिस सोच के फिरोज शाह मेहता थे या जिस सोच के आपके मतलब है कि बाकी अभी वर्तमान के नेता थे आपके। दूसरा गरम दल, हाँ, गरम दल का भी वही हम लोगों ने पढ़ा। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए, वीसी पाल ने सक्रिय राजनीति ही छोड़ दी, अरविंद घोष पौंडीचेरी चले गए, तिलक जी को जेल में भेज दिया गया। तो गरम दल भी थोड़ा ठंडा पड़ा। हाँ, नरम दल गरम दल दोनों को रियलाइज होने लगा, और दोनों में जो एक दूसरे का जो एकदम टकराने वाली जो ताकतें थी, जो एलिमेंट था, वो समाप्त हो गया 15 तक। और तब फिर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। 1906 में लीग की स्थापना हुई। 12-13 में इसमें जुड़े मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग जुड़े, और उसी समय नेहरू जैसे लोग आपके कांग्रेस से जुड़े। लीग का भी, मुस्लिम लीग का भी अपना सालाना अधिवेशन होता था। लेकिन तिलक जिन्ना जैसे नेता एकदम ब्रिज बने थे। उन्होंने कहा भी था कि ये धर्म के नाम पर अलग पार्टी की क्या जरूरत है। और इसलिए आपको सरोजिनी नायडू का एक स्टेटमेंट है जिन्ना के बारे में कि मोहम्मद अली जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के अग्रदूत थे, एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ऐसा है ना, कहा जाता है कि इसके बारे में, जिन्ना के बारे में। वही जिन्ना जो पाकिस्तान का निर्माता बना बाद में चलकर, लेकिन एट दिस स्टेज हाँ, वहां पर वो क्या था, एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में, और कांग्रेस के साथ ही अधिवेशन करता था। 1916 ये आप मोहम्मद अली जिन्ना तो आपको होम रूल लीग आंदोलन में भी शामिल हुए थे, बम्बई में एनी बेसेंट वाले ग्रुप की तरफ से।
तो सक्रियता पहले भी उनकी राष्ट्रीय गतिविधियों से थी, उनकी भी इच्छा थी, तिलक की भी इच्छा थी। और कांग्रेस और लीग दोनों आमने सामने आ गए थे। लीग भी सरकार से थोड़ा संतुष्ट चल रहा था। हम लोगों ने पढ़ा कि 1911 में आपका बंगाल का विभाजन जो था वो वापस ले लिया गया। ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल दोनों को फिर जोड़ दिया गया। बदले में बिहार और उड़ीसा को उससे अलग कर दिया गया। बंगाल पूरा का पूरा रह गया। तो मुस्लिम लोग बोला कि जब बंगाल विभाजन किए थे तो हमारे फेवर में बहुत सारी बातें किए थे, आप तो बंगाल विभाजन वापस कर लिए, है ना, एक बात। दूसरा, 1912 में सैयद अहमद खान द्वारा जो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसको ये लोग विश्वविद्यालय बनाने के लिए 1912 में मांग की थी ब्रिटिश सरकार से। वो भी मांग ब्रिटिश सरकार ने नहीं मांगी। तो मुस्लिम भी थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार से नाराज चल रहा था, असंतुष्ट हो रहा था, और इसलिए कांग्रेस तो अपना था ही था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों करीब आ गया और दोनों संयुक्त अधिवेशन, एक साथ अधिवेशन। ये क्या किया, आपका यह निर्णय लिया गया कि जो भी आपका अल्पसंख्यक के हितों के खिलाफ हो गया वैसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट का जो प्रिंसिपल था, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो सिस्टम मोरले मिंटो रिफॉर्म से आया था, वो भी मान लिया गया। और इसको कहते हैं लखनऊ पैक्ट। कांग्रेस लीग के बीच में जो भी हुआ, लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। और इस तरह से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आपका कांग्रेस सशक्त हो गई। उदारवादी उग्रवादी दोनों साथ, कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों साथ। और अब जाकर राजनीति, सक्रिय राजनीति आपकी शुरू हुई लखनऊ पैक्ट के पश्चात। और यही वो समय है जब गांधी जी भी सक्रिय राजनीति में आए। और अब जो अगला जो हमारा समय, अगला जो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन का जो हिस्सा होगा वो गांधी युग के नाम से शुरू होगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका में पहले उन्होंने किया इसी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उसके बाद वापस 1915 में भारत आए और फिर उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व संभाला और अंत में 31 साल तक आंदोलन को चलाते रहे और अंततः 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ाद करवा दिया। तो अगला जो हमारा क्लास होगा वो गांधीयन पॉलिटिक्स पर होगा। अब गांधीवादी राजनीति में हम लोग प्रवेश करेंगे। आई बात समझे ना? हाँ, उसके पहले की जितनी भी बातें थी वो हम लोगों ने देखी। अब गांधी एकदम सोल लीडर गांधी, जितना भी विचारधारा उदारवादी उग्रवादी था, सब क्रांतिकारी, सब हम लोगों ने पढ़ लिया ना। अब गांधीवादी विचारधारा जो हर एक विचारधारा का एक समन्वय था, उत्कृष्ट समन्वय था, उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, उपयोगी लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम लोगों के बीच एक आपसी संवाद कायम हो सके। धन्यवाद।